हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ क्षितिज क्लास 9th की हिंदी पुस्तक एनसीईआरटी बुक का पाठ एक यानी दो बैलों की कथा पाठ का प्रश्नोत्तर, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के भी इसमें 73 क्वेश्चन हैं। और आपके जो चैप्टर बुक में आए हैं वो सारे क्वेश्चन लेकर के मैं एक ही बार में आपके लिए आई हूँ। लेखक का परिचय भी बताऊंगी बच्चों, थोड़ा सारांश भी बताऊंगी, ताकि आपने जो पाठ पढ़ा है उससे आप दोबारा से जुड़ सकें। चलिए इस पाठ को पढ़ती हूँ। अगर इतना अच्छे से आपने कर लिया तो आपको इस चैप्टर में कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाली है, और इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न आएंगे आप 100% स्कोर कर पाएंगे। लेखक परिचय है दो बैलों की कथा पाठ एक है। लेखक का परिचय आपको मैंने बताया था, मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी को लिखा है। जन्म स्थान है, जन्म का सन है, यानी उनका जब जन्म हुआ था सन 1880 ईस्वी में। स्थान कहाँ के वो रहने वाले हैं, उनका जन्म स्थान कहाँ है, बनारस के लमही गांव में। और उनकी मृत्यु कब हुई, सन 1936 ईस्वी में। उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, कहानी संग्रह मानसरोवर 8 भागों में उन्होंने लिखा है। उपन्यास है बच्चों सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्म भूमि, गोदान आदि। इतने सारे उन्होंने उपन्यास लिखे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और हर दिन आप पढ़ते रहिए फिर भी मन नहीं भरता। संपादन उन्होंने किस किस पत्रिका का किया है, किस किस पत्र का किया है, ये देखिए और आप लोग इसको याद रखिएगा। जो इनकी रचनाएं हैं, इनका जन्म स्थान, इनका जन्म का समय, मृत्यु का समय, कहानी संग्रह, कौन कौन सी कहानियाँ इन्होंने मानसरोवर में 8 भागों में जितनी कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं बच्चों, सारी कहानियों को मानसरोवर के 8 भागों में संकलित किया है। ऐसे उपन्यास भी इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आता है। अभी आपकी शुरुआत है तो जीवन के जो जरूरी पायदान है, अब 8th क्लास आपने पास कर लिया, 9th में आप जा रहे हैं, चले गए हैं, और 9th से आपकी शुरुआत हो रही है अगले पड़ाव की। तो अब आप एकदम ध्यान से पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। संपादन इन्होंने किया है हंस, जागरण और माधुरी पत्र पत्रिकाओं का। अगला देखते हैं, पाठ का सारांश बता देती हूँ बच्चों। दो बैलों की कथा के लेखक प्रेमचंद ने इस पाठ के माध्यम से कृषक समाज में मनुष्य और पशुओं के आपसी संबंधों को अत्यंत भावात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। इसको अगर आप पढ़ लेते हैं, आप सारांश को बच्चों अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि पाठ में आखिर है क्या, हमको पढ़ना क्या है। और इस पूरी इतनी बड़ी सी कहानी जो मैंने पढ़ाया था आपको, उसका एक निचोड़ होता है, सारांश, यानी जो सार है उस कहानी का, पूरी कहानी का जो सार है, जो उसका निचोड़ है, वो आपको इसमें मिलता है। उसको सारांश, सार मतलब उसका निचोड़, अंश मतलब उस कहानी का जो भाग है उसको कहते हैं सारांश। अत्यंत भावात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती। देखिए, सहज यानी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है, जैसा कि मोती और हीरा ने किया। यह कहानी दो बैलों के बारे में है जो अपने मालिक से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते थे, जिनमें आपस में भी गहरी मित्रता थी, यानी दोनों बैलों में आपस में गहरी मित्रता थी। देखिए, यहाँ पर मित्रता को भी बताने का अच्छी तरह से प्रयास किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने, कि आप मित्रता में कोई खटास नहीं आनी चाहिए, मित्रता ज़बरदस्त होनी चाहिए। उसमें अगर एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, अगर दो मिलकर के जो चाहें वो प्यार से एक दूसरे का सहयोग करके कुछ भी काम कर सकते हैं, सफलता अवश्य मिलती है। तो देखिए, यहाँ पर आपने पूरे पाठ में यही चीज़ पढ़ा है। दोनों बैल स्वाभिमानी भी हैं, यानी कि बिना वजह किसी से कुछ लेते नहीं हैं। दोनों बैल बहादुर हैं और परोपकारी हैं। अगर आएगा बैलों की विशेषता बताने के लिए तो आप ये छोटा सा पॉइंट जरूर लिखिएगा कि दोनों बैल बहुत स्वाभिमानी थे, बहादुर और परोपकारी। उनका मालिक झूरी उन्हें बड़े स्नेह से रखता है। देखिए, झूरी का नाम भी आपको याद रहना चाहिए। बैलों का नाम है, दो बैल हैं, एक बैल का नाम है हीरा, एक का मोती, उसके मालिक का क्या नाम है, झूरी। एक बार दोनों बैलों को मालिक के ससुराल भेज दिया जाता है।
उचित सम्मान न मिलने के कारण दोनों बैल वहाँ से भागकर अपने मालिक के पास आते हैं। उन्हें दोबारा वहाँ भेज दिया जाता है। जब ये दोबारा भागने की कोशिश करते हैं तो कई मुसीबतों में फंस जाते हैं। अंत में उन्हें किसी कसाई के हाथ में नीलाम कर दिया जाता है। कसाई को तो आप जानते होंगे बच्चों, जो कि जानवरों को काटते हैं। तो निर्मम उनको कोई ममता नहीं होती है, निर्ममता से निर्दयता से उसको काट देते हैं और बेच देते हैं। अंत में उन्हें किसी कसाई के हाथ नीलाम कर दिया, नीलाम यानी बेच दिया जाता है। लेकिन दोनों बैल उस कसाई के चंगुल से छूटने में भी कामयाब हो जाते हैं और अंत में अपने असली मालिक के पास पहुंच जाते हैं। यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। यह कहानी बड़ी ही रोचक है और सरल भाषा में लिखी गई है। बहुत ही अच्छी भाषा का प्रयोग किया गया है बच्चों। ऐसे लगता है जैसे कि जब भी कहानी पढ़ती हूँ या आप लोग सुनते होंगे या आप खुद पढ़ेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आपके साथ वो सारी घटनाएं हो रही हैं। तो कहानी का यही मूल मोटो भी होना भी चाहिए लिखने का, कि जो अच्छे लेखक हैं वो जो भी कहानी लिखते हैं मनुष्य उससे खुद जुड़ाव महसूस करने लगता है। चलिए पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर को देख लेती हूँ। पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? कांजी हाउस एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। उसमें ऐसे पशु कैद होते थे जो दूसरों के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट करते थे। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि कैद पशुओं की संख्या का पता चल सके और पशुओं की सेहत का पता चल सके, कौन जिंदा है और कौन मर गया। यानी खाना पीना मिलना नहीं है तो कौन बचा है कौन चला गया, सबकी जानकारी रखने के लिए उन लोगों की हाजिरी यानी अटेंडेंस होती थी वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर है बच्चों, छोटी बच्ची की माँ की मृत्यु हो चुकी थी तथा उसकी सौतेली माँ भी उसे बहुत मारती थी। वैसे ही गया भी बैलों को दिन भर खेतों में जोतता और मारता था। जब एक दुखी होता है तो वो सामने वाले के दुख को भी समझ पाता है। वह छोटी बच्ची उसकी माँ नहीं थी, इसलिए वह बच्ची बैलों के दुख दर्द को समझ पा रही थी। बैलों को दिन भर खेतों में जोतता और मारता था तथा रात में सूखी घास डाल देता। छोटी बच्ची को उन बैलों की स्थिति अपने जैसी दिखी, इसलिए छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। ये सारे प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए मैंने आपको दे दिया है बच्चों, ये आप लोग लिख लीजिएगा जरूर से। शायद आपके क्वेश्चन आंसर जो बुक में है वही सेम क्वेश्चन है, तो इसको छोड़िएगा नहीं, लिख जरूर लीजिएगा। चैप्टर आपका मैं हर चैप्टर ऐसे ही कराती चलूँगी। प्रश्न नंबर 3 है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? उत्तर है बच्चों, इस कहानी में बैलों के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। कौन कौन से हैं? क है, आज के समय में अत्यधिक सीमा व सहनशील होना सही नहीं है। सरल एवं सीधे मनुष्य को गधा कहा जाता है। यानी आप सीधे तो रहिए लेकिन इतना चालबाज मत रहिए, धोखेबाज मत होइए, लेकिन इतना भी सीधे मत हो जाइए कि आपका नुकसान हो। तो जो सरल एवं सीधे मनुष्य को क्या कहा जाता है? गधा समझा जाता है। यहाँ पर ख नंबर है, मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। आपके जो अधिकार हैं उन्हें पाने के लिए आपको संघर्ष जरूर करना चाहिए। घ नंबर है, एकता में बल होता है। और घ नंबर है बच्चों, आज़ादी पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़े कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? आपको बड़े से बड़े कष्ट पाने के लिए कष्ट को उठाने को तैयार रहना पाए। यानी आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिलती है, किसी भी चीज़ को पाने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो आपको अथक प्रयास करके और वो चीज़ पा लेना है। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत कहानी में लेखक प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? देखिए, उसको मूर्ख नहीं कहा, लेकिन क्या प्रयोग किया है प्रेमचंद जी ने इस कहानी में उनके लिए, गधों के लिए? तो चलिए देखते हैं। दुनिया का सबसे बुद्धिहीन प्राणी गधा माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति को मूर्ख बताना है तो हम उसे गधा कह देते हैं। गधा मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है, परंतु लेखक ने इसे सही नहीं माना, क्योंकि गधा अपने सीधेपन और सहनशीलता के कारण किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। गाय, कुत्ता, बैल जैसे जानवर कभी कभी क्रोध कर देते हैं,
पर गधा ऐसा नहीं करता। यानी लेखक ने गधे को बहुत सहनशील बताया, सीधा बताया है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा जाता। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुँच गए। किसमें? गधे में। इस कहानी में प्रेमचंद ने गधे को संत स्वभाव का प्राणी माना है। अब आप देखिए, आपके पास प्रश्न आएगा तो आपको छोटी सी ये लाइन, इस कहानी में प्रेमचंद ने गधे को संत स्वभाव का प्राणी माना है क्योंकि ऋषियों मुनियों में जितने गुण होते हैं वे सारे गुण उसके अंदर है। कुत्ता बिल्ली जानवर जो भी हैं वो एक बार को उग्र हो सकते हैं, क्रोध कर सकते हैं, लेकिन गधा कभी नहीं, हमेशा समभाव में, एक सम यानी बराबर भाव में पड़ा रहता है, शांत। 5वां प्रश्न है बच्चों, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? उत्तर है, निम्न घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। अब कैसे पता चलेगा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ये उत्तर आने वाला है। जब दोनों बैलों को हल या गाड़ी में जोत दिया जाता उस वक्त हर एक यही चेष्टा होती थी, हर एक की, कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर है। देखिए, ये होता है प्यार। ये भाई भाई में भी हो सकता है, माँ बाप बेटे में भी हो सकता है, और ये मित्रता में तो हो ही सकता है। अगर आप सच्ची मित्रता करते हैं तो उसमें ज़रूर हो सकता है बच्चों। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है कि दोनों जब खेत में जाते थे तो उसको लगता था कि मैं उसका दर्द अपने गर्दन पर ले लूँ, मैं ज़्यादा बोझा ढोलूँ, पर मेरे मित्र को बिल्कुल भी दर्द ना हो, तकलीफ ना हो। ये होती है सच्ची मित्रता। ख नंबर है, जब उनको नाद में खली भूसा खाने के लिए दिया जाता तो दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। ये विशेषता है बच्चों दोनों के प्यार की, दोनों की विशेषता है। ग नंबर है, एक बार गया ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए। गया कौन था? गया था झूरी की पत्नी का भाई। एक बार गया ने हीरा की नाक पर, हीरा बैल का नाम है, तो नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। मोती था, हीरा मोती दोनों बैलों के नाम है। मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया, यानी बर्दाश्त के बाहर हो गया, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। फिर मोती ने क्या किया? मोती हल लेकर भागा, जिससे हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट गया। घ नंबर है, मटर के खेत में जब लोगों ने दोनों को घेर लिया और पकड़ने की कोशिश की तब हीरा वहां से भाग गया, परंतु मोती के पकड़े जाने पर वह भी बंधक बनने के लिए स्वयं ही वापस लौट आया। अंग नंबर है बच्चों, कांजी हौस में घर की दीवारें गिरने पर भी मोती हीरा को छोड़कर भागने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि हीरा ने कहा था कि हीरा तुम भाग जाओ मोती, लेकिन मोती हीरा को छोड़कर भागने के लिए तैयार नहीं हुआ। प्रश्न नंबर 6 है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति, स्त्री यानी औरत के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इस जो प्रेमचंद हमारे लेखक हैं वह स्त्री जाति का सम्मान करते हैं, स्त्रियों पर बिल्कुल भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण का स्पष्ट पता चलता है कि प्रेमचंद के मन में औरतों के प्रति सम्मान की भावना है। औरत को मारना या शारीरिक दंड देना वे उचित नहीं मानते। उन्होंने यह भी कहना चाहा है कि जब पशु भी नारी जाति का सम्मान करते हैं तो मनुष्य को नारी जाति का सम्मान हर स्थिति में करना ही चाहिए। देखिए, प्रेमचंद ने यह जानवरों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि जब पशु सम्मान कर रहे हैं तो मनुष्य को हर स्थिति में स्त्री का सम्मान करना चाहिए। यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में, जिस समाज में स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता का वास होता है। प्रश्न नंबर 7 है बच्चों, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? उत्तर है, किसान जीवन में पशुओं और मनुष्यों के आपसी संबंध बहुत गहरे तथा आत्मीय रहे हैं। इस कहानी में किसान जीवन वाले समाज में मनुष्य और पशुओं के आपसी संबंधों को अत्यंत भावात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। झूरी को अपने बैलों हीरा और मोती से बहुत लगाव है। झूरी उन्हें बच्चों की तरह स्नेह करता था।
जब हीरा मोती उसके ससुराल से लौटकर वापस उसके थान पर आ गए खड़े हुए तो उसका हृदय आनंद से भर गया। उसने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। गांव के बच्चों ने भी बैलों की स्वामी भक्ति देखकर उनका अभिनंदन किया। स्वामी भक्ति मतलब अपने मालिक के प्रति जो प्यार था वो देखा गांव के लोगों ने, बच्चों ने। अभिनंदन का अर्थ होता है उनका स्वागत किया। पशु अपने मालिक के लिए जान देने को भी तैयार रहे हैं। ऐसा आपने भी सुना होगा बच्चों, फिल्मों में भी देखा है, पढ़ा भी होगा, और आप आम जीवन में देखते भी हैं कि अगर आप किसी कुत्ते को भी रोटी अगर देते हैं, प्यार से उसको सहला देते हैं, आपके पीछे पीछे दुम हिलाता चलता है। 8वां नंबर है, प्रश्न नंबर 8। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वह सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। देखिए, जानवर भी इतना सोचता है। ये प्रेमचंद की लिखने की बहुत ही ज़बरदस्त शैली है कि उन्होंने जानवर के माध्यम से भी यह बताने का प्रयास किया है कि हमारी ज़िंदगी बचे ना बचे, लेकिन हमने 8-9 जिंदगियों को बचा दिया। इतना तो हो, अब उत्तर देखते हैं बच्चों। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। देखिए, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से पता चलता है कि मोती स्वभाव से परोपकारी एवं दयालु है। वह निरीह और विपत्ति में फंसे प्राणियों की मदद करने में विश्वास रखता है। वह बाड़े की दीवार को तोड़कर 9-10 प्राणियों की जान बचाता है। वह कांजी हौस में हीरा को अकेला छोड़कर नहीं जाता। ये मोती की विशेषता बताई गई है बच्चों। वह आशावादी है, उसे विश्वास है कि उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्य का परिणाम भी अच्छा ही होगा। प्रश्न नंबर 9 है, और ये सही बात है कि अगर आप कभी अच्छा काम करते हैं बच्चों तो एक बार को परेशानी आती जरूर है, लेकिन इतना मान के चलिए कि जीवन में सफलता भी खूब मिलती है, छप्पर फाड़ के मिलती है। बस विश्वास करके देखिए, परेशानी आएगी और चली जाएगी, आप उससे निकल जाएंगे। प्रश्न नंबर 9, आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। किसमें इतनी शक्ति थी? हीरा और मोती मूक भाषा में, मूक यानी बिना बोले, शांति से, जानवर तो बोलते तो नहीं हैं लेकिन वो एक दूसरे को देखते हैं, अपनी बात चुप होकर के भी अपनी बात को कह पाते हैं और एक दूसरे की बातों को वो समझ पाते हैं। हीरा और मोती मूक भाषा में विचारों का आदान प्रदान करते थे। आदान प्रदान मतलब वो उसको देखा, वो उसको देखा, उसने उससे जो कहना था कहा, उसने समझ लिया। वे एक दूसरे के लिए सदैव ही प्रेम तथा भलाई के बारे में सोचते थे। प्रेम, आत्मीयता, घनिष्ठता, देखिए ता प्रत्यय है इसमें सब में, कि गुणों के बल पर ही वे एक दूसरे के मन की बात जान लेते थे। हम जीवों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को मानते हैं, यानी लेखक कहना चाहते हैं कि जानवर होकर भी वे एक दूसरे की आंखों को देख करके एक दूसरे के भावों को समझ जाते थे, एक दूसरे के भावों को आदान प्रदान कर लेते थे। लेकिन हमें मनुष्यों में, जीवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को माना गया है, लेकिन उसके बावजूद मनुष्य में, किंतु उसमें भी यह शक्ति नहीं होती कि बिना कुछ कहे एक दूसरे के मन के भाव एवं विचार को समझ ले। यानी मनुष्य ने से ज़्यादा समझदार प्रेमचंद जी ने जानवरों को कहा है। ख नंबर है, उस एक छोटी सी रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन फिर भी बच्चों उन्होंने कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि जानवर बहुत वफादार होते हैं, उतनी वफादारी और किसी में नहीं मिलती है। प्रश्न नंबर ख का देखते हैं। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यानी जो प्रेम था उसको उन्होंने महसूस किया। उत्तर है, हीरा और मोती गया के घर में बंधे हुए थे। आपने कहानी में पढ़ा है कि हीरा मोती को, जो झूरी है उसकी ससुराल में है वो, और गया झूरी की पत्नी का भाई है। हीरा और मोती गया के घर में बंधे हुए थे। भूख से व्याकुल परेशान हीरा और मोती को भैरों की बेटी एक एक रोटी खिलाती है। इस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती,
पर इस सहानुभूति को पाकर उनकी आत्मा प्रसन्न हो जाती। जब वो बच्ची रोटी लेकर के आती तो ये दोनों इतना खुश हो जाते थे, उनको लगता था कोई तो है इस घर में जो मुझे समझता है, जो हमें समझता है। वो उस बच्ची से बहुत खुश हो जाते थे, आत्मा उनकी प्रसन्न हो जाती थी। बालिका के प्रेम का अनुभव कर उनका हृदय तृप्त हो जाता। तृप्त यानी संतुष्ट, हृदय मतलब दिल। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं बच्चों। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्यों गया ने दिया? क्योंकि गया पराए बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता। पराए यानी दूसरे के, झूरी के बैलों पर वो खर्च नहीं करना चाहता था, अपने बैलों को अच्छा खिलाता था। ख नंबर है बच्चों, गरीबी के कारण खली और आदि खरीदना उसके बस की बात न थी। ग नंबर है, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। और घ नंबर है, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी। तो देखिए, वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था क्योंकि हीरा मोती उसको छोड़ करके भाग गए थे। इसीलिए उसने क्या किया कि हीरा मोती को सूखा भूसा खिलाया। ग नंबर उत्तर सही है। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर देखते हैं। ये 73 प्रश्नोत्तर हैं। तो इसी के साथ आपका वो भी कंप्लीट हो जाएगा। दो बैलों की कथा पाठ के लेखक कौन है, जल्दी जल्दी बताते हैं बच्चों, क्योंकि आपने पढ़ भी लिया है, प्रेमचंद। इस पाठ में वर्णित दोनों बैलों के नाम क्या हैं? हीरा और मोती। अगला प्रश्न है, जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान किसे समझा जाता है? तो जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बैल। देखिए यहाँ गाय, बकरी, बैल दिया हुआ है, तो किसे समझा जाता है बच्चों? गधा। बुद्धिहीन, सॉरी बुद्धिहीन, तो गधा को। जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धि, यही गलती पढ़ने में हो जाती है कभी कभी, जिससे प्रश्नों के उत्तर गड़बड़ हो जाते हैं। जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है गधा को। प्रश्न नंबर 4 है, जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? गधा। आप बोल देते हैं गधा हो, समझते भी नहीं हो इस बात को। प्रश्न नंबर 5, पाठ में हीरा और मोती का मालिक कौन है? कौन है बच्चों हीरा और मोती का मालिक? झूरी। गोई से आप क्या समझते हैं? गोई से आप क्या समझते? गोई यानी जोड़ी, गुइया कहते हैं, गुइया यानी जोड़ी। गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? गधे का छोटा भाई कहा गया है बैल को। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के बारे में कहा गया कि एक ही विजय ने उसे संसार की सभी जातियों में गढ़िया बना दिया? किसने किया ऐसा? ए है अमेरिका, बी है अफ्रीका, सी है भारत और डी है जापान। तो सही उत्तर है जापान। झूरी ने बैलों को कहाँ भेजा? झूरी ने बैलों को कहाँ भेजा? चाचा के घर, माँ के घर, फूफा के घर, यानी अपने ससुराल भेजा था। झूरी की पत्नी के घर भेजा था, मायके। प्रश्न नंबर 10 है, कौन ज़्यादा सहनशील था? दोनों में से कौन ज़्यादा सहनशील था? हीरा। आप देखिए यहाँ पर हीरा ज़्यादा सहनशील था। प्रश्न नंबर 11, झूरी के बैल कैसे थे? देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। कैसे थे झूरी के बैल? इनमें से सभी, यानी सभी क्वालिटी थी उनमें। 12 नंबर, बैलों को रोटी किसने खिलाई? किसने खिलाई थी बच्चों? झूरी की पत्नी ने, भैरव की बेटी ने। अभी आपने पढ़ा, भैरव की बेटी ने। दोनों बैलों को भगाने में किसने मदद की? किसने मदद की थी दोनों बैलों को भगाने में? भैरव की बेटी ने। प्रश्न नंबर 14 है कि लावारिस पशुओं को बंद करने का स्थान क्या कहलाता है? कांजी हाउस। उछाह का पर्यायवाची क्या है? उछाह मतलब क्या होता है बच्चों? उत्साह का पर्यायवाची होगा उत्सव और आनंद। उत्सव और आनंद दोनों हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, गधा एकाध बार कुलेल कर लेता है। ए है वैशाख के महीने में, बी है चैत्र के महीने में और सी है सावन में। तो देखिए गधा जो है
और बैसाख के महीने में उसको बैसाख नंदन भी कभी कभी कहते हैं। तो गधा बैसाख के महीने में कुलेल करता है, यानी वो रेंगता है, तो उसके बारे में कहा गया। प्रश्न नंबर 17 है, कांजी हौज से हीरा मोती को किसको बेचा गया? किसको बेचा गया था? दढ़ियल को। देखिए प्रश्न में हमने पढ़ा था दढ़ियल को। प्रश्न नंबर 18 है, किसके कारण हीरा और मोती ने नाद की ओर देखा तक नहीं? गुस्से के कारण, डर के कारण, बीमारी के कारण, अपमान के कारण। तो अपमान, उनको बड़ा अपमानित महसूस हुआ कि अपने गाय को, अपने जानवरों को, बैलों को ये खाद वो दे रहे हैं, खली दे रहे हैं, दाना चूनी दे रहे हैं, और मुझे क्या सूखा भूसा दे रहे हैं, तो वो छुआ भी नहीं, इसीलिए उन्होंने अपमान के कारण। प्रश्न नंबर 19 है, लेकिन औरत पर सींग चलाना मना है, यह किसका कथन है? किसने कहा इस बात को? हीरा ने कहा। हीरा बहुत ही समझदार था। प्रश्न नंबर 20, गया ने बैलों को किससे बांधा? तो गया ने बैलों को किससे बांधा था? पतली रस्सियों से, जंजीरों से। किससे बांधा था बच्चों? चलिए देखते हैं। यहाँ पर गया ने मोटी रस्सियों से बांधा था। ये देखिए डी नंबर का उत्तर सही है। हीरा मोती में कौन कौन से गुण थे? देखिए यहाँ पर आ ही गया, हीरा और मोती सच्चे मित्र हैं, हीरा मोती परोपकारी हैं, हीरा मोती स्वामी भक्त हैं, और डी नंबर है उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी उत्तर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि वो स्वामी भक्त यानी अपने मालिक से प्यार करते थे, वह परोपकारी थे क्योंकि हौज खास से उन्होंने कांजी हौज से उन्होंने सबको बचाया था। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। 22 नंबर है बच्चों, गधे के किन गुणों ने उसे ऋषि मुनियों की उपाधि दे दी? किसने दिया? सीधापन एवं सहन शक्ति ने। सीधापन और सहन शक्ति ने उसे ऋषि मुनियों की उपाधि दे दी। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, दो बैलों की कथा पाठ से हमें सीख मिलती है। किस बात की सीख मिलती है? कौन सी? कि शत्रु को समझना, आज़ादी के लिए संघर्ष करना, दूसरे के अत्याचार को सहते रहना, मालिक की सेवा करना। तो आज़ादी के लिए संघर्ष करना चाहिए। अगला प्रश्न है 24, पाठ के अनुसार गधे के कौन से गुण हैं? तो पाठ के अनुसार मेहनत, सीधापन, चालाक, अध्ययन। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बच्चों बी, सीधापन। प्रश्न नंबर 25, हीरा और मोती की गहरी मित्रता का पता कैसे चलता है? एक दूसरे का भार संभालते थे। बी है एक दूसरे के लिए लड़ते थे। सी है जब उन्हें कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता तो एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़ना। और उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज उनके अंदर थी, विशेषताएं। प्रश्न नंबर 26, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, वाक्य कौन सा भेद है? यह वाक्य कौन सा भेद है इसमें? तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य, था के साथ की का प्रयोग किया गया है, वाक्य दो वाक्य को जोड़ा गया है, तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य हो जाएगा। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। यहाँ पर दो वाक्यों को एक साथ सरल और मिश्रित वाक्य को जोड़ करके संयुक्त वाक्य बनाया गया है। 27 नंबर, गधे के चेहरे पर कैसा भाव छाया रहता है? क्रोध का, स्थायी विषाद का, ईर्ष्या का भाव, असंतोष का भाव। तो कौन सा भाव रहता है बच्चों? स्थायी विषाद। 28 नंबर है, सद्गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सद्गुण शब्द में देखिए उपसर्ग की क्या परिभाषा है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग। तो गुण के पहले जो शब्द लगा है सद, तो सद हो जाएगा आपका उपसर्ग। ये ए नंबर सही है। दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है? देखिए बच्चों, आपको जब भी चैप्टर पढ़ना है, उपसर्ग, प्रत्यय, पुनरुक्ति शब्द, युग्म, जो पर्यायवाची विलोम है, सबको पढ़ते चलिए चैप्टर को, तो आपको कभी वापस जाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है? पानीपत की लड़ाई की ओर। दो है बी है प्रथम विश्व युद्ध की ओर, सी है भारत चीन युद्ध की ओर, और डी है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर। तो आप बताइए बच्चों, कौन से युद्ध की ओर संकेत करती है? चैप्टर आपने भी पढ़ लिया, डी नंबर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर। प्रेमचंद का निधन कब हुआ? अभी मैंने आपको कहा था कि जन्म और मृत्यु दोनों सन को जरूर याद कर लीजिएगा,
क्योंकि अब पूछा जाता है प्रेमचंद का निधन हुआ था बच्चों 1936 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? ए है दोहा कोश, बी है गोदान, सी है गबन और डी है कर्मभूमि। तो देखिए जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि ये तीनों रचनाएं प्रेमचंद जी की हैं, लेकिन दोहा कोश प्रेमचंद जी की रचना नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 32, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? तो प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के पास लमही गांव में हुआ था। हमने उनका जब जीवन परिचय पढ़ा था पाठ की शुरुआत में, तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी। उसी समय बताया था आपको कि वाराणसी के लमही में उनका जन्म हुआ था। बैल का जन्म लिया है, 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। बैल का जन्म लिया है तो मरने से कहाँ तक बचेंगे, यह कथन किसका है? कांजी हाउस के कर्मचारियों का, मोती का, गया का, हीरा का। तो यह कथन किसका है बच्चों? मोती का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ क्या है? ए है बैल का भाई, बी है सार, सी है मूर्ख व्यक्ति और डी है कोल्हू का बैल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मूर्ख व्यक्ति। बछिया के भाई यानी बछिया के ताऊ यानी मूर्ख व्यक्ति। 35 नंबर, झूरी की पत्नी दोनों बैलों से नाराज होकर उन्हें क्या कहने लगी? दोनों बैलों से नाराज होकर उन्हें क्या कहती है? आपने पाठ में ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, नमक हराम कहती है। तो ए उत्तर सही है। बी 36 नंबर प्रश्न है बच्चों। दोनों बैल आपस में सींग मिलाते थे, ईर्ष्या के कारण, भूख के कारण, स्नेह के कारण, क्रोध के कारण। तो दोनों आपस में क्यों सींग मिलाते थे? प्रेम के कारण। स्नेह मतलब प्रेम। सी नंबर सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 37 है बच्चों। इस पाठ के आधार पर सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? बुरे समय में, अच्छे समय में, हर समय में, किसी भी समय पर नहीं। इस पाठ के आधार पर बुरे समय में सच्चे मित्र की पहचान होती है। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों क्या करते थे? दोनों एक साथ नाद में मुंह डालते, एक ही साथ ही बैठते, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। इसका मतलब है उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं बच्चों। 39, रात को रोटी खाने के पश्चात दोनों बैल रस्सियां क्यों चबा रहे थे? क्योंकि उन्हें रस्सी काट के भागना था। रस्सी खाना उन्हें अच्छा लगता था, रस्सी खाना उनकी आदत थी। रस्सी को तोड़ने के लिए, रस्सी खाने से उन्हें ताकत मिलती है। अब आप बताइए क्या होगा? रस्सी को तोड़ने के लिए। सी नंबर सही। प्रश्न नंबर 40, बैलों को काबू में रखने के लिए गया के घर में क्या सलाह हो रही थी? बैलों को काबू में रखने के लिए गया के घर में यह सलाह हो रही थी कि पैर बांधने की, सींग तोड़ने की। क्या सलाह हो रही थी? दोनों को मोटी रस्सियों से बांधने की और नाकों में नाथ डालने की। तो बच्चों उनके नाकों में नाथ डालने की। ये छोटी बच्ची ने बताया था कि आपके नाक में नाथ डाला जाएगा, तो इसीलिए वो सब भागने की तैयारी में थे। प्रश्न नंबर 41, गराव से क्या अभिप्राय है? गराव ए है गांव, बी है रास्ता, सी है रस्सी जो पशुओं के गले में पहनाई जाती है और डी है गांठ। सही उत्तर है रस्सी जो पशुओं के गले में पहनाई जाती है। इसका सही उत्तर यहाँ पर सी नंबर को निशान लगा देती हूँ। प्रश्न नंबर 42, बंधन मुक्त होकर भी वे दोनों चुपचाप खड़े थे, क्यों? उन्हें फिर पकड़े जाने का डर था, उन्हें बालिका की चिंता थी, वह वहीं रहना चाहते थे, उन्हें रोटी नहीं मिलती। उन्हें बच्ची की बहुत चिंता थी कि हम चले जाएंगे तो कौन पकड़ा जाएगा, बच्ची मार खाएगी। लड़की ने रात में घर से बाहर आकर बैलों से क्या कहा? बैलों से कहा यही रहो, मुझे परेशान मत करो, शांति से आराम करो, या बैलों से ये कहा था चुपके से भाग जाओ। तो डी उत्तर सही है। 44 नंबर, झूरी कांची कौन था? बैलों का मालिक, बैलों का विक्रेता और कांजी हाउस का कर्मचारी। तो वह बैलों का मालिक था। झूरी कांची बैलों का मालिक था। देखिए इसको याद रखना होगा बच्चों। 45 नंबर प्रश्न है, पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ गए? पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल मटर के खेत में गए थे। कहाँ गए थे?
मटर के खेत में झूरी के घर, पहली बार तो घर गए थे, दूसरी बार गए थे मटर के खेत में, पहली बार गए थे झूरी के घर। 46 नंबर प्रश्न, किसके डर से नौकर ने बैलों के खाने में खली नहीं मिलाई? किसके डर से? झूरी, गया, कसाई, झूरी की पत्नी। तो किसके डर से नहीं मिलाई थी? झूरी की पत्नी। प्रश्न नंबर 47 है बच्चों, पाठ में दीवार गिरना किसकी ओर संकेत करता है? ए है गुलामी के बंधन, और बी है गुलामी के बंधन खुलने का, बी है सहन शक्ति के टूटने का, सी है साथ साथ काम करने की शक्ति का। तो गुलामी के बंधन खुलने का ये संकेत है कि दीवार को गिराना। प्रश्न नंबर 48, ब्याई हुई गाय किसका रूप धारण कर लेती है? जो गाय बच्चा देती है, ब्याई मतलब बच्चा देती है, वो गाय किसका रूप धारण कर लेती है? सिंघनी का। प्रश्न नंबर 49, लेखक के अनुसार गधे में किन के गुण पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं? किसके? ऋषि मुनियों के। किन के गुण पहुंच गए हैं बच्चों? ऋषि मुनियों के। 49 का डी। 50 नंबर प्रश्न, हीरा मोती कितने दिनों तक कांजी हौस में बंधे पड़े रहे? कितने दिन तक वो पड़े रहे? प्रश्न नंबर 50 का सही उत्तर है ए, 1 सप्ताह तक। 51 प्रश्न नंबर, पशु बांधने की रस्सी को क्या कहते हैं? अब आप बताइए, आपने भी देखा होगा, पशु बांधने की रस्सी को क्या कहते हैं बच्चों? पगहिया, पगहा, पगही, पगहिया। ये देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। झूरी ने अपने बैलों को देखते ही क्या किया? ए है गया को बुलाया, बी है रस्सी से बांधा, सी है उन्हें खाने के लिए दिया, डी है गले से लगाया। तो झूरी ने उन्हें गले से लगा लिया। 52 का, प्रश्न नंबर 52 का उत्तर है डी। और अगला प्रश्न है बच्चों 53, कांजी हौज से कौन नहीं भागा था? भेड़े, गधे, भैंसे, बकरियां। तो गधे नहीं भाग रहे थे, उनको भगाने के लिए उन्हें बहुत प्रयास करना पड़ा, तब जाकर वो भागे। 54 नंबर प्रश्न है, हीरा मोती भूख से व्याकुल होकर खेत में क्या चरने लगे? अब आप बताइए, आपने चैप्टर पढ़ा है, हीरा मोती क्या चरने लगे थे बच्चों? मटर। बछिया के ताऊ किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 55, बछिया के ताऊ किसे कहते हैं? बैल को। अभी आपने पढ़ा था ना, कहाँ चला गया? ये देखिए, बैल को। सही उत्तर सी। झूरी के साले का क्या नाम था? झूरी के साले का नाम था गया। बैलों के घर लौटने पर उनका अभिनंदन करने का निश्चय किसने किया? गया ने, झूरी की पत्नी ने, बाल सभा ने। तो आपने चैप्टर में पढ़ा था बच्चों, बाल सभा ने। अगर आप इसको अच्छे से सुन लेंगे बच्चों, मुझे लगता है अगर आप लिखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपकी लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो आपका चैप्टर, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि मुझे सारा चैप्टर याद हो गया है। तो फिर तो आपको पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है बच्चों, तो आपको तो ज़रूर याद हो जाएगा। इसलिए एक बार ध्यान से पढ़ ज़रूर लीजिएगा। उसका भी वीडियो मैंने बना दिया है, बहुत ही समझा के पढ़ाया है। और उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर आप पूरे एक भी स्किप नहीं कीजिएगा, इसको ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि आपका एग्ज़ाम का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बाल सभा ने किया था। अगला प्रश्न 58 है, गया के घर से भाग कर आए हुए बैलों को देखकर झूरी की पत्नी पर क्या प्रभाव पड़ा? झूरी की पत्नी क्या हुई? रोने लगी, खुश हुई, चारा लाई और जल उठी। जब गया के घर से भागकर पहली बार बैल आए तो उसकी पत्नी एकदम गुस्से में जल उठी। अब 59 प्रश्न है, दूसरे दिन गया बैलों को कैसे ले गया? ए है बांध कर, बी है खींचता हुआ, सी है गाड़ी में जोत कर, और डी है मारता हुआ। तो वो गाड़ी में जोत करके ले गया था बच्चों, ताकि भाग भी ना पाए। 60 नंबर प्रश्न, हमारी जात का यह धर्म नहीं, इस कथन में किसकी जाति की इस कथन में किसकी जाति की ओर लेखक ने संकेत किया है? गधा, बकरी, हिरण, बैल। किसकी जाति की तरफ संकेत किया है? बैल की जाति की तरफ। प्रश्न नंबर 61 है, हीरा मोती उन्मुक्त होकर किस तरह कुलेलें करते हुए घर की ओर दौड़े? ए है खरगोश, बी है बच्चे,
सी है बछड़े और डी है हिरण। तो वो कैसे करते हुए गए? बछड़ों की तरह, छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी तरह, बछड़ों की तरह। 62 नंबर प्रश्न देखते हैं बच्चों। जाकर थाने में रपट कर दूंगा, यह कथन किसका है? किसने कहा था कि जाकर थाने में रपट कर दूंगा? यह कथन किसका है? जूरी का। 62 नंबर प्रश्न का उत्तर है जूरी का, दड़ियल का, सॉरी। जाकर थाने में रपट कर दूंगा, उसने कहा, दड़ियल ने कहा कि मैं जा रहा हूँ अब थाने में रपट कर दूंगा, अगर तुम मुझे बैलों को नहीं दोगे तो मैं थाने में जा कर के रपट कर दूंगा। 63 नंबर, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं, यह कथन किसका है? ए है गधे का, बी है बकरी का, सी है मोती का और डी है हीरा का। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा गधे का। 64 नंबर है बच्चों, यह आदमी छुरी चलाएगा, यह कथन किसका है? बी नंबर है मोती का, सही आंसर है मोती का। अगला देखते हैं प्रश्न। देखिए अब ये ख़त्म होने वाला है, इसलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 65 नंबर है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, वाक्य का कौन सा भेद है? ए है बच्चों संयुक्त वाक्य, बी है सरल वाक्य और सी है मिश्र वाक्य। तो ये मिश्र वाक्य है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, मिला हुआ है। प्रश्न नंबर 66 है, अंत में हीरा मोती के वापस आने पर मालकिन ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया? जब अंत में वो वापस आए तो मालकिन ने क्या किया था बच्चों? आपने तो पाठ को पढ़ा होगा। मालकिन ने माथे चूम लिए थे उनके बैलों के, अब उन्हें समझ में आ गई थी तो उनका माथा चूम लिया था। प्रश्न नंबर 67, हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे, वाक्य कौन सा भेद है? देखिए व्याकरण के जो भी प्रश्न आए उनको बहुत ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो 67 नंबर जो प्रश्न है वह हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे, वाक्य का कौन सा भेद है? यह भी मिश्र वाक्य का भेद है बच्चों, सी नंबर सही उत्तर है इसका। 68 नंबर है, कांजी हाउस में हाजिरी लेने कौन आया था? कर्मचारी, बी है जूरी, सी है चौकीदार, डी है दड़ियल। तो कौन आया था कांजी हाउस में लेने के लिए? चौकीदार आया था, हाजिरी लेने, अटेंडेंस बनाने आता था जानवरों की। 69 क्वेश्चन, सांड क्या करता हुआ हीरा मोती की ओर आ रहा था? ए है डौंकता हुआ, बी है घूरता हुआ, सी है दौड़ता हुआ और डी है डकारता हुआ। तो वह क्या करता हुआ आ रहा था? डौंकता हुआ। अगला देखते हैं बच्चों 70 नंबर, हीरा मोती एक दूसरे से किस भाषा में बात करते थे? मूक भाषा में। हिंदी, अंग्रेजी, जापानी नहीं, वो मूक यानी बोलते नहीं थे, चुपचाप रहते थे, उसी में बात करते थे, सी उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 71, किस बात के अनुसार हीरा मोती कायर कहलाते? किस बात के अनुसार हीरा मोती कायर कहलाते? यदि वे सांड से डर कर भाग जाते, आपने कहानी में पढ़ा है, तो वे कायर कहलाते। प्रश्न नंबर 72, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, यह कथन किसका है? अब आपने देखा होगा कि हीरा का है, क्योंकि मोती कहता है कि गिरा है और मारते हैं, हीरा ने कहा वह हमारा दुश्मन है, वह गिरा हुआ है, गिरे हुए पर कभी वार नहीं करना चाहिए। और प्रश्न नंबर 73 और अंतिम प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप का, जूरी की पत्नी ने दोनों के माथे क्यों चूमे? ए है वह उन्हें भगाना चाहती थी, भगाना चाहती थी। बी है वह उन दोनों को साथ देखना चाहती थी। और सी है उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। और डी है उसे बैलों से बहुत स्नेह था। तो बच्चों उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए उसने दोनों बैलों के माथे को चूम लिया। अब देखिए यहाँ पर सारे प्रश्नों के उत्तर भी दिए हुए हैं, कुछ और प्रश्न हैं जो कि आप इसको अपने आप लिख भी सकते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न, क्योंकि एग्जाम में तो ये भी आते हैं। प्रेमचंद ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? मैंने आपको पहले ही बोला था कि इनको याद कर लीजिए। हंस, जागरण, माधुरी। प्रेमचंद के कहानी संग्रह का नाम बताइए? तो मानसरोवर 8 भागों में लिखा हुआ है, यही उनकी कहानी संग्रह है। दो बैलों की कथा पाठ में साबिका का क्या अर्थ है? साबिका मतलब सरोकार, वास्ता। विषाद का अर्थ क्या होता है बच्चों? उदासी, दुख। ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुहावरे का क्या अर्थ है? करारा जवाब देना। प्रश्न नंबर 6, दांतों पसीना आना, मुहावरे का अर्थ बताएं? कठिन परिश्रम करना।
हिम्मत हारना मुहावरे का अर्थ। 7वां प्रश्न, लिखकर वाक्य बनाओ। हिम्मत हारना यानी निराश होना। असफलता के बाद रीना हिम्मत हार गई है, यानी जब एक बार असफलता मिलती है तो आदमी हिम्मत हार ही जाता है, लेकिन बनाए रखना चाहिए अपना विश्वास और सफलता अवश्य मिलती है। 8वां प्रश्न है, टकटकी लगाना मुहावरे का अर्थ। लिखकर वाक्य बनाएं। अर्थ है निरंतर देखना। टकटकी लगाए मतलब घड़ी पर टकटकी लगाना। ये निरंतर देखना, वह दरवाजे पर टकटकी लगाए देखता रहा। प्रश्न नंबर 9, जान से हाथ धोना मुहावरे का अर्थ। लिखकर वाक्य बनाएं। अर्थ है मर जाना। जान से हाथ धोना यानी मर जाना। खतरनाक कामों में जरा सी भी गलती होने पर जान से हाथ धोना पड़ता है। मुहावरे की ये विशेषता होती है बच्चों की, जैसे जान से हाथ धोना मुहावरा है तो जब हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो वह मुहावरा उसमें आना चाहिए। प्रश्न नंबर 10, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। वाक्य में कौन सा वाक्य है, कौन सा भेद है? तो यहाँ पर मिश्र वाक्य है। वाक्य 3 प्रकार हैं, ये मिश्र वाक्य है इसका। लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं बच्चों। हीरा और मोती के बारे में संक्षेप में वर्णन करें। हीरा और मोती दोनों बैल पछाई जात के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। देखिए आय की विशेषता तो आप लिख सकते हैं। बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। वे दोनों एक दूसरे की मूक भाषा में बातें किया करते थे। मूक यानी शांत। ग है। दूसरा प्रश्न है, गया द्वारा बैलों को हल में जोतने पर बैलों ने क्या व्यवहार किया? दोनों बैलों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। गया मारते मारते थक गया पर दोनों ने पाँव न उठाया। अगला प्रश्न है, एक बार इसी में है, एक बार गया ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया और वह हल लेकर भागा, जिससे हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं बच्चों। कांजी हौज के अंदर का दृश्य कैसा था? कांजी हौज के अंदर अनेक जानवर बंद थे। बताइए कितने सारे जानवर बंद थे। वहाँ पर जाने के बाद पता चला कई भैंस, बकरियां, घोड़े, गधे भी थे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दे की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। लेकिन बच्चों जब भागने का मौका मिला तो गधों को छोड़कर सब भाग गए। प्रश्न नंबर 4, दो बैलों की कथा के आधार पर स्पष्ट करें कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है हीरा और मोती का गया के घर से भागना, सांड से लड़ाई करना, कांजी हाउस में भूखे रहकर संघर्ष करना, भागने का प्रयास असफल होने पर भी फिर से प्रयास करना, नीलाम होने के बाद मालिक के हाथ से निकल भागना आदि घटनाएं सिद्ध करती हैं कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 5 है, हीरा और मोती जब बैलगाड़ी लेकर जाते हैं तो दोनों बैलों का क्या रवैया रहता है? उत्तर है बच्चों, जब दोनों बैलों को बैलगाड़ी में जोता जाता है उस वक्त हर एक की यही इच्छा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। ये जानवरों में बहुत ही अच्छी आदत होती है, एक दूसरे को प्यार भी करते हैं और एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं। मैंने भी कुत्तों को भी देखा है कि एक दूसरे को चाटते हैं, खेलते हैं। बिल्लियों को भी देखा है वो अपने बच्चों के साथ, गाय को भी देखा है कैसे अपने बच्चों को चाटती है या फिर एक दूसरे को वो चाट करके अपना दुख दर्द, अपनी थकान को मिटा लेते हैं। प्रश्न अब देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में भी आते होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी हो गए, लघु उत्तरीय भी हो गए, अति लघु उत्तरीय हो गए बच्चों। अब दीर्घ उत्तरीय, दीर्घ यानी बड़ा होता है, तो बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर, मान लीजिए 10 नंबर का प्रश्न आता है, 15 नंबर का आता है, तो आपको थोड़ा बड़ा ही लिखना पड़ेगा। अब आप छोटी क्लास में नहीं हैं कि आपको बहुत कम लिखना होगा, इसलिए आप लोगों को अगर लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी बच्चों तो आप ये राइटिंग लिखना डेली 2 से 3 पेज राइटिंग लिखना शुरू कर दीजिएगा, ताकि कहानी लिखने के बाद आप अपने से उसका सारांश लिख सकें और आपके शब्दों में होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर को देखते हैं। संगठन में शक्ति है, हीरा मोती ने इसका नमूना किस तरह प्रस्तुत किया? संगठन में शक्ति है, संगठन यानी एकता में इसका नमूना हीरा मोती ने अपने से ज़्यादा ताकतवर सांड को पराजित करके प्रस्तुत किया। दोनों ने जान हथेली पर लेकर सांड के ऊपर आक्रमण कर दिया। सांड को संगठित शत्रुओं से लड़ने का अनुभव न था, वह एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। यानी सांड जो था वो एक ही शत्रु से लड़ाई कर सकता था, मल्ल युद्ध यानी युद्ध कुश्ती करता था वो उन्हीं के साथ। और जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया, सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने दौड़ाया। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा लें, पर थे दोनों भी उस्ताद
ये उसे वह अवसर न देते थे। सांड हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने पीछे से आकर पेट में सींग चुभा दिया और इससे सांड जख्मी होकर भागा और बेदम होकर गिर पड़ा। देखिए बच्चों, आपको क्या करना है कि कहानी को आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए। देखिए, जो हीरा और मोती ने किया वो एक सांड को वो पराजित नहीं कर पाता, इसीलिए कहते हैं संगठन में शक्ति है, एकता में बल है। अगर वो प्लानिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, किसी चीज़ की प्लानिंग। अगर आपने प्लानिंग नहीं किया है तो आप नहीं कर पाएंगे। 2 लोग हों, 4 लोग हों, एक आदमी मजबूत है वो मार के चला जाएगा, लेकिन उन्होंने प्लानिंग की थी, कैसे कैसे मैनेजमेंट कितना बढ़िया किया था कि जब मैं मारूंगा तो तुम मुझसे लड़ना, मैं पीछे से वार करूंगा, तुम आगे से करना। ये सारी प्लानिंग होती है कि एक आदमी को उन्होंने, एक सांड को उन्होंने हरा दिया। सांड बैलों से बहुत मजबूत होता है तो इसलिए उसने हरा दिया। दोनों बैल, प्रश्न नंबर 2 है, दोनों बैल कसाई के कैद से कैसे मुक्त हुए? नीलामी के बाद दोनों बैल उस दड़ियल कसाई के साथ चले। अचानक दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि अब परिचित रहा। देखिए, पशुओं को रास्ता पता होता है। कैसे एक जानवर जाता है बाहर और कहीं रास्ता भूल जाता है, फिर आके आप देखेंगे, आप कहीं ले जाइए बाहर छोटे छोटे कुत्ते के बच्चों को, पिल्लों को छोड़ के आइए और देखिए आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद वो आपके दरवाजे पे आके खड़े मिलेंगे। तो ये बहुत अद्भुत शक्ति होती है उनके अंदर। मनुष्य शायद रास्ता भूल जाए लेकिन जानवर कभी रास्ता नहीं भूलते हैं। नीलामी के बाद दोनों बैल उस दड़ियल कसाई के साथ चले। अचानक दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है, इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। उनकी चाल तेज हो गई जी। उनके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं थी, लेकिन अब उनको रास्ता पता चल गया तो उनकी राह जो चाल थी वह तेज हो गई। सारी थकान गायब हो गई। दोनों बैल दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। कसाई भी उनके पीछे दौड़ कर आया, उन पर अपना हक जमाने लगा और झूरी ने अपने बैलों को देखकर उन्हें गले लगा लिया और कहा कि वे उसके बैल हैं। जैसे ही दड़ियल बैलों को जबरदस्ती पकड़कर ले जाने के लिए बढ़ा, उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया तो दड़ियल भागा। इस प्रकार हीरा और मोती उसकी कैद से आज़ाद हो गए। प्रश्न नंबर 3 है, गया के घर से भाग कर आए हीरा मोती को देख झूरी, बच्चे और उसकी पत्नी ने किस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त की? कैसा उन्हें लगा? उत्तर है, गया के घर से भाग कर आए हीरा मोती को देखकर झूरी स्नेह से गदगद हो गया। वह उन्हें प्यार से गले लगाकर चूमने लगा। गांव के बच्चे जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। बच्चों ने निश्चय किया कि पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, उनको सम्मानित करना चाहिए। इनाम स्वरूप कोई बच्चा अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। झूरी की पत्नी दोनों बैलों को द्वार पर आया हुआ देखकर जल भुन गई। वह उन्हें नमक हराम कहने लगी। उसने झूरी से कहा, ये दोनों काम के डर से वहां से भाग आए हैं। उसने नौकर को चेतावनी दी कि उन्हें सूखा भूसा ही खाने को दिया जाए। ऐसा पहली बार उसने किया था। दोबारा जब आया था बैल अपने दरवाजे पर तो झूरी की पत्नी भी खुश हो गई थी और उसने भी उन्हें प्यार दिया था, स्नेह दिया था। चलिए बच्चों, यह बहुत लंबा वीडियो हो गया है, इसको यहीं समाप्त करती हूँ। इस चैप्टर में आपका सारा क्वेश्चन, 2 बैलों की कथा का जो भी आपका प्रश्नोत्तर है, आपका लेखक परिचय, पाठ का सारांश और जो पुस्तक के आपके जो हिंदी पुस्तक है क्षितिज, उसके जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो सारे प्रश्न इसमें आ गए। उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आ गए और इसमें शॉर्ट टाइप के आंसर वाले क्वेश्चन आ गए। अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, विस्तृत लघुत्तरी, सारे प्रश्न इसमें आ चुके हैं बच्चों। अब अगर आप थोड़ा समय निकाल करके इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, 1 से 1.5 घंटा इसको और दूसरे वीडियो को, दोनों को पढ़ लीजिएगा, आपके सारे प्रश्न उत्तर एकदम कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, इसको मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो जैसे ही नया वीडियो आएगा आपके पास पहुँच जाएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा बच्चों, ताकि उनका भी भला हो जाए और मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। धन्यवाद।